साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में डेली कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। इस बार तो ऐसी खबरें आ रही हैं, आज सुबह से खबरें आ रही हैं कि किसी भी वक्त टीएमसी टूट सकती है और शिवसेना की तरह इसके भी दो पार्ट हो सकते हैं। वो कहानी क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा, सारा कुछ आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक चीज़ पर गौर करिए जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। दुनिया से याद आया कि हमारी इंटरनेशनल अफेयर्स पर बुक आ चुकी है, हम नई तैयार करी है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर के बुक मंगा सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक खबर सुनिए। 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भारत ने यहां साइप्रस के साथ एक डिफेंस डील करी है, ठीक है। इधर 2 दिन पहले खबर आती है कि रशिया ने अफगानिस्तान के साथ डिफेंस डील करी है कि अफगानिस्तान को हम जो है हथियार सप्लाई करेंगे। और अब खबर आती है कि लगातार बंगाल में क्रैकडाउन हो रहा है जिसका असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनो, कहानी क्या है। कहानी यह है कि इधर साइप्रस के साथ डील करते ही हमने टर्की के लिए सिरदर्द पैदा कर दिया। इधर रशिया और अफगानिस्तान की डील होते ही, ध्यान रखिएगा, जब रशिया और अफगानिस्तान की डील हो रही थी उस समय अजीत डोवल साहब रशिया में थे, तो उस समय हमने पाकिस्तान को घेरने का इलाज कर दिया। और बंगाल में जिस तरह से हमारी एनआईए काम कर रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसीज काम कर रही हैं और शुभेंदु अधिकारी जी काम कर रहे हैं, उसके साथ ही हमने बांग्लादेश को घेरने का भी काम कर दिया। ये 3 बड़े ऐसे देश थे जो हमें परेशान करने के लिए ही आपस में जुगलबंदी कर रहे थे। कभी ऑपरेशन सिंदूर हम चलाते हैं तो टर्की पाकिस्तान की मदद करता है, कभी टर्की बांग्लादेश में पाया जाता है, वहाँ पर उसको सपोर्ट कर रहा होता है। भारत में कोई ब्लास्ट होता है तो इनमें से कभी 2 देशों के, कभी 3 देशों के, देखा जाए तो इन सबका ही कोई ना कोई मेलजोल देखने को मिलता है। अब आप एक बात कहेंगे कि ठीक है साहब, टर्की पाकिस्तान समझ में आ गया, लेकिन बांग्लादेश में क्या हुआ है? बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं इस वक्त, और किसके लिए? कि जल्द से जल्द शेख हसीना जी को वापस लाओ, हमें उनकी सरकार बनवानी है। जो वर्तमान सरकारें बनी हुई हैं इन्होंने तो महंगाई बढ़ा दी है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, न रोजगार मिल रहे हैं, न हमें किसी तरह की कोई कर्ज में राहत मिल रही है, और ये बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं। अभी मीडिया कवरेज में नहीं दिखेगा, 2-4 घंटे रुक जाओ, मीडिया में ही आपको हाईलाइट होता दिखेगा। और इस तरह से बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं जहां पर लोग शेख हसीना को दोबारा लाने की मांग कर रहे हैं। 70,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जहां पर बच्चे मर चुके हैं, इकोनॉमिक क्रैश हो चुका है, क्योस हो चुका है। और ये जो इंटरिम सरकार पहले बनी थी उसने जो किया था और जो वर्तमान सरकार है उससे भी लोग खुश नहीं हैं। अचानक से रिफ्लेक्शन बांग्लादेश में क्यों दिखने लगा? रिफ्लेक्शन बांग्लादेश में इसलिए दिखने लगा क्योंकि कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि अच्छा खासा एक नेटवर्क काम कर रहा था। नेटवर्क, बांग्लादेश से हमारे देश में हथियार आ रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहा है, ड्रग्स के माध्यम से यहाँ पूरी एक इकोनॉमी तैयार की जा रही है, उस इकोनॉमी से पैसा इधर जा रहा है। यहाँ पर जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी नोटोरियस ग्रुप्स हैं, वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, और ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं। भारत में फिर से हथियारों की सप्लाई हो रही है और इलीगल माइग्रेंट्स को भेज करके पूरा एक नेटवर्क चलाया जा रहा है। और लॉन्ग टर्म गोल सोच करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे कि किस तरह से हम भारत को बांग्लादेश की तरफ से बंगाल के रास्ते घेरेंगे, उधर जम्मू कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान की तरफ से घेरेंगे, और टर्की वहां दूर से बैठ करके इनको बड़े बड़े दिशा निर्देश देगा। अब बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसा असर बांग्लादेश में दिखा? आपने नॉर्थ 24 परगना देखा होगा, बड़ा चर्चा में है पिछले 3-4 दिन से। जितने भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे थे वो सब अपनी स्वेच्छा से जो लोग जाने के लिए खड़े हुए हैं वो नॉर्थ 24 परगना की बाउंड्री पर ही खड़े हुए हैं, यहाँ से बांग्लादेश में जाने को तैयार हैं। और नॉर्थ 24 परगना में एक के बाद एक ऐसी खबरें आई हैं जो मैं कवर कर चुका हूं, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कि किस तरह से वहां पर प्लास्टिक के कवर में आपको गन्स, कार्टरेजेस मिले हैं, कई खेतों में पैसा दबा मिला है, और बड़े स्तर पर जो है वहां की सरकार ने ये सब कुछ असला, बारूद, पैसा, नोट सब बरामद किया है। केवल एक केस बता रहा हूं, ऐसे जाने कितने केस हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो जितनी भी नशीला पदार्थ है, जितने भी हथियार हैं, या जो ये नोट हैं, ये सब नॉर्थ 24 परगना में ही ज़्यादातर क्यों पाए गए? और भी जगह पाए जा रहे हैं क्योंकि इसे गेटवे बनाया गया था इन सब चीज़ों के आदान प्रदान के लिए। जब बंगाल की सरकार बड़े स्तर पर क्रैकडाउन करेगी, एनआईए वहां पर काम कर रही होगी, एक एक बांग्लादेशी को छांट छांट करके ढूंढा जा रहा होगा, तब इन सब की रीढ़ जब टूटती है तो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस इनका हो जाता है।
जिसका रिफ्लेक्शन बांग्लादेश की सरकार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की जो वर्तमान बीएनपी सरकार है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो सरकार है, जो लंबे समय से, आप शुरुआत से देखो इस सरकार को, इस पार्टी को, ये हमेशा से प्रो पाकिस्तान रही है, प्रो अरब रही है और एंटी इंडिया रही है। वर्तमान में इसके प्राइम मिनिस्टर ने कुछ खास ऐसे बयान दिए नहीं है, चुपचाप लगा हुआ है अपने आप को सेट करने में, लेकिन किस तरह से इनका आचरण रहा है हम सब जानते हैं। इनको पता है कि भारत के खिलाफ नफरत पैदा करके ही बांग्लादेश में इनकी सरकार टिक सकती है, जो ये करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अब जब बंगाल में इस तरह से शुभेंदु अधिकारी जी की सरकार आ गई और डेली वो कोई ना कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, तो उनके लिए टिकना मुश्किल हो गया है। अभी देखना एक फैसला और आएगा, जैसा कि अभी अमित शाह जी ने बोला था कि बॉर्डर के पास के 15 किलोमीटर तक जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हैं सबको हटा दो। जाहिर सी बात है, उसमें उन्होंने कई सारी ऐसी यहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग्स कह लो, घर कह लो, दुकान कह लो, ये मदरसा कह लो, बना रखे थे, जहाँ पर ये जितने भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं इनको आधार कार्ड दिया जाता था, इनको कुछ पैसे दिए जाते थे ताकि यहाँ से फिर पूरे देश में वो आगे बढ़ सकें। इन पर जब क्रैकडाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है पूरी तरह से इनका रास्ता बंद हो चुका है। यूपी में ये काम पहले ही हो चुका है, नेपाल बॉर्डर पर जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन से सब हटा दिए गए हैं। अब बंगाल में काम स्टार्ट हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन इसलिए आपको बांग्लादेश में दिख रहा है। अब ये रिफ्लेक्शन सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, टीएमसी में भी दिख रहा है, और इससे आप समझ जाओगे कि इस सब पूरे खेल में कौन कौन लोग शामिल थे। टीएमसी में बड़े स्तर पर बगावत हो चुकी है। इधर से देखिए एक एक करके, देखिए ये टीएमसी के लीडर्स हैं जो आपको पैसे बांटते दिख रहे हैं। ये टीएमसी के वो नेता हैं, वो पार्षद हैं जिन्होंने जनता का पैसा जनता से चूसा था, कट मनी जिसे कहते हैं। अच्छा, आपको ये वाली स्कीम का लाभ चाहिए, ठीक है 5,000 रुपये पहुंचा देना, पता चला स्कीम का लाभ मिला ही नहीं। इस तरह से वसूली चलती थी, किसी चौराहे से लेकर के हर स्कीम तक लोगों से पैसा वसूला जाता था। अब लोगों से जितना भी पैसा इन्होंने वसूला है, ये कोई एक केस बता रहा हूं मैं जहां पर लोगों ने, ये भी देखो साउथ 24 परगना नाम खाना नाम की जगह है जहां पर एक लोकल लीडर पैसे बांट रहा है, वापस कर रहा है लोगों को, जिसमें उसने पीएम आवास योजना के नाम पर लिया था। क्यों बांट रहा होगा? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नहीं किया तो सरकार तो बाद में नंबर लेगी, पब्लिक पहले ही नंबर ले लेगी। इन्हें अपने कर्मों के बारे में पता है कि हमने कर्म किए क्या हैं, हम किसी हाल में नहीं बचने, इसलिए पैसा वापस करना पड़ रहा है। इसके अलावा देखो, बंगाल में पिटाई के डर से निकल रही टीएमसी नेताओं की हेकड़ी, कूच बिहार में लोगों को इकट्ठा कर पंचायत सदस्य ने एक एक को लौटाई कटमनी। बकायदा वीडियो अवेलेबल है। हमारे यूपी में भी गुंडागिर्दी चलती थी, हमारे यूपी में भी माफिया थे, बिहार में भी थे, मानते हैं। सोचो, अभी तक यूपी में ये केस देखने को नहीं मिला कि ऐसा कोई पैसे लौटा रहा हो नेता। बंगाल में उसे लौटाने पड़ रहे हैं। खौफ का मंजर देखिए, और ये किस हद तक इन कामों में लिप्त थे, इनका डर देखिए, वो इस वीडियो से आपको पता चल रहा है। इसके अलावा एक केस और बताता हूं। तृणमूल लीडर टुक कट मनी देन अटैक्ड मैन फॉर डिमांडिंग रिफंड। ये एक दूसरा केस है। हुआ क्या था इस केस में कि ये हैं प्रीति लता बर्मन और उनके हस्बैंड विपुल बर्मन। इन लोगों ने टीएमसी के एक नेता को थोड़े पैसे दिए थे इस लालच में कि इनको पीएम आवास योजना के तहत पीएम आवास मिल जाएगा। उस नेता ने कहा हाँ मैं दिलवा दूंगा, पैसे ले लिए। फिर जब इन्होंने कहा कि भाई आवास तो दे दो, इस बात पर उसने इनको धमका दिया कि जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, और आगे पिटाई करने की धमकी दी। ठीक है साहब। फिर एक दिन वापस ये गए, जब बीजेपी की सरकार आ गई, इन्होंने वापस पैसा मांगा या कहा कि घर ही दे दो, तो इसने फिर से धमका दिया। और जब इनके पति वापस लौट रहे थे दफ्तर से घर पे, तो 11 लोगों ने मिलकर के इनके पति को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद इनके पति अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और अभी काफ़ी ज़्यादा घायल हैं। इस बात को लेकर के इन्होंने शिकायत करी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी और लगभग पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूँ, जिसमें करीब करीब 5 लोग अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन जो ये मैडम है, इनका कहना है कि टोटल 11 लोग थे जिन्होंने पिटाई करी है, बाकियों को भी पुलिस ढूंढ रही होगी। ये केस देख करके ही बाकी लीडर डर गए और ऐसे करके फिर वो पैसा बांटने लगे। सोचो क्या हाल है। आने वाले समय में देखना, बंगाल में एक भी गुंडा बिल्कुल या तो सुधर जाएगा या बंगाल छोड़ देगा, दोनों में से एक काम करेगा। ठीक है जी, आगे देखिए। अब आइए अगली खबर पर जो बंगाल से आ रही है। ऑल आइज ऑन ऋताव्रता बनर्जी एज रिबेलियन ब्रूज अगेंस्ट तृणमूल। तृणमूल में हुआ क्या है केस, ये भी सुनिए। 6 मई को ममता बनर्जी ने अपने
एमएलए से कहा कि आइए हम सब इकट्ठे होते हैं विधानसभा के कैंपस के पास, जहां पर हम विरोध करेंगे कि बीजेपी गलत तरीके से जीती है और इन्होंने एसआईआर करा के धोखाधड़ी करी है, ईवीएम हैक करी है, इसका एक विरोध करेंगे। इस विरोध करने के लिए उन्होंने अपने 80 एमएलए को बुलाया। 80 में से केवल 70 एमएलए पहुंचे थे, केवल 70। ठीक है साहब। उसके बाद फिर एक पूरा दस्तावेज साइन किया गया। उस दस्तावेज में देखिए, इस दस्तावेज में ये लिखा गया था, इसे बोलते हैं रेजोल्यूशन बुक, मीटिंग रेजोल्यूशन बुक। इस मीटिंग रेजोल्यूशन बुक में एमएलए से साइन कराया जाता है कि भाई हम विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन किसे बनाने वाले हैं, हम चीफ विप किसे बनाने वाले हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो तो उसकी जगह कौन काम करेगा वो किसे बनाने वाले हैं, तो उस पर साइन करना था। इस साइन हो गया साहब, जितने लोगों ने भी किया। साइन होने के बाद मामला गया विधानसभा अध्यक्ष के पास। विधानसभा अध्यक्ष ने जब वो किताब देखी, ठीक है, उन्होंने रख लिया। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जी के पास टीएमसी के कुछ एमएलए पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब वो जो किताब गई है ना सिग्नेचर वाली, उसमें हमारा भी सिग्नेचर है, बट हमने तो किया ही नहीं है, फर्जी सिग्नेचर कर दिया है हमारी जगह किसी और ने। इस तरह का एक केस सामने जब आया तो शुभेंदु अधिकारी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बताया कि भाई एक फोर्जरी का केस सामने आया जिसमें फर्जी तरीके से सिग्नेचर कुछ एमएलए के मिले हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 80 में से 70 आए थे, लेकिन अगर फोर्जरी देखी जाए तो 70 से भी कम लोग थे जो उस दिन मीटिंग में अटेंड थे। और जिन लोगों के भी फर्जी साइन है सबकी सीबीआई जांच होगी। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर उन्होंने साइन नहीं किए तो किसने किए, और किसने किए और किसके कहने पे किए, सबकी जांच करके सब पर कार्रवाई की जाएगी। ये डर बाकी एमएलए में भी सता गया। तो 3 एमएलए और गए जिन्होंने कहा कि साहब हमारे भी जो है नकली साइन किए गए हैं। तो इस तरह से लगभग 13 एमएलए के साइन नकली अभी तक पकड़े गए हैं, जिसमें 3 एमएलए ने खुल करके बोल दिया। और उनमें से जो 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें आपके ये दोनों हैं जिनका आप तस्वीर देख रहे हैं। इन्होंने ही एक तरीके से बगावत टाइप की कर दी है ना, रीता बनर्जी और संदीपन साहा, इन्होंने बगावत टाइप की कर दी कि भाई हमारे साइन नहीं थे, वो गलत तरीके से किए गए हैं। और ये भी बताया कि पार्टी क्यों हारी, गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा था, पार्टी ने मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा थे, लोगों को संबोधित नहीं कर पाई, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बात से टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी चढ़ गई और इन दोनों को ही कल पार्टी से बाहर कर दिया। अब जब इन दोनों को बाहर कर दिया तो अब इन दोनों का कहना यह है कि पार्टी के लगभग 50 एमएलए हमारे संपर्क में हैं। और यहां से खबर निकल के आ रही है कि हो सकता है टीएमसी 2 फाड़ हो जाए और 50 एमएलए और 2 ये मिलकर के 52 लोग अलग से अपनी एक पार्टी बना लें और शिवसेना वाला हाल बंगाल में हो जाए। याद करिए, वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में टीएमसी इतनी कमजोर हो जाएगी कि फिर दोबारा खड़ी होने की स्थिति में नहीं होगी, या फिर उसके 2 फाड़ हो जाएंगे। तो 2 फाड़ होते अभी दिख रहे हैं। लोग बार बार एमएलए पे फोकस कर रहे हैं। मेरे दिमाग में अभी भी एमपी चलता है और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एमएलए टूटने से पहले एमपी टूट के बीजेपी में चले जाए। देखा जाएगा कौन पहले टूटता है। बट टूटने की बगावत इतनी तेज हो चुकी है कि ममता बनर्जी धमका रही हैं, खबरदार कोई भी गया तो हम एक्शन लेगा, हम ये कर देगा, हम वो कर देगा। कुछ नहीं कर पाइएगा। आपने 6 मई को मीटिंग बुलाई थी, 80 में से 70 पहुंचे आपके कहने के, हम आपके मान रहे हैं, हो सकता है 70 से भी कम पहुंचे हों। और यही मीटिंग फिर से 31 मई को बुलाई और 31 मई को 80 में से, आप हैरान होंगे, 80 में से केवल 20 पहुंचे थे, 60 गायब, पहुंचे ही नहीं। बाकी फैसला आप कर लीजिए। जब इन्होंने देखा कि अभिषेक पिट गया, ये तो दादा बनता था, पिट गया, तो फिर सबकी अब ये है कि या तो हम कैसे भी करके पार्टी छोड़ दें, निकल लें, बच लें, और या फिर जो है कैसे भी बंगाल छोड़ दें, क्योंकि सरकार बाद में पकड़ेगी हमें, जनता नहीं पकड़ ले कहीं। भाई जनता को तुम कुछ समझते नहीं थे, तुम्हें लगता था हम गाड़ी पे खड़े होकर के जनता को धमका देंगे कि 4 मई को दोपहर 12 बजे देखता हूं किसका बाप दिल्ली से तुम्हें बचाने आता है। उधर वो एक इनका एमपी, वो कहता है कल्याण बनर्जी कि अमित शाह गुंडा है, क्या कर लेगा अमित शाह। टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह होटल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। तुम धमका रहे थे ना, अमित शाह ने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, तुम आके जनता से डर रहे हो। ये है समय का चक्र, इसलिए समय से डरना चाहिए, जनता से तो खैर डरना ही चाहिए। इन दोनों को बाहर किया गया। इसके बाद खबर और आ रही है वही बंगाल सिग्नेचर फौजरी वाली के 13 टीएमसी एमएलए का सीआईडी ने रिकॉर्ड लिया है। मैं पहले सीबीआई बोल गया था, सीआईडी ने लिया है, रिकॉर्ड कर लिया है कि 13 एमएलए के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ले लिए गए हैं और उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारा फर्जी है। तो इस पर अब आगे कार्रवाई चलेगी और हो सकता है लाला नप जाए। सोचो, इस लाला ने कई लोगों के पैसे खाए, अपना भवन खड़ा किया,
पूरी गुंडागिर्दी करी, हो सकता है मरवाया भी हो सकता है मारपीट खूब हुई है टीएमसी के द्वारा। उन सब में तो छोड़ो, फंस किस बात पर आए, फर्जी सिग्नेचर पर। ऐसे उधर आजम खान है, जेल चला गया है, उस पर 80 मुकदमे हैं, लेकिन अब जेल किस बात पर गया है कि भाई नकली पैन कार्ड है। तो हत्या के मामले में पैन कार्ड है, हत्या के तो कर चल ही रहे हैं उस पर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब ममता बनर्जी इतना कैसे आ गई हैं, कह रही हैं अरेस्ट मी इफ यू वांट, चाहते हो तो मुझे अरेस्ट कर लो। ममता बनर्जी एक्यूजेस बीजेपी ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक टीएमसी विद पुलिस हेल्प एमिड प्रोटेस्ट। इनका कहना है पुलिस के जरिए टीएमसी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तुम्हें खुद पता चल गया कि टूटी रही है तो कोई क्या कर सकता है। इसमें यह कह रही हैं कि हम 2 जून को धरना देंगे कोलकाता में, अगर और साइलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली में धरना देंगे। ये भी केजरीवाल बन रही हैं। साथ ही ये कहती हैं कि हम जो हमारे 10,000 टीएमसी के वर्कर को अरेस्ट कर लिया है, धमका करके टीएमसी के वर्कर को तोड़ा जा रहा है, दूसरी पार्टी में लिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बयान आ गया है कि किसी भी टीएमसी के एमएलए को, नेता को हम बीजेपी में शामिल नहीं करेंगे, बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। इधर देखिए, ममता बनर्जी फिर रिपीट कर रही हैं कि हमको बेईमानी से हराया गया है, एसआईआर के जरिए हराया है। 177 सीटें ऐसी थी जहां पर बेईमानी से बीजेपी जीती है और मशीन को हैक किया गया है, और मैं खुद जीत रही थी 13,000 वोटों से, मुझे भी बेईमानी से हराया है। यही एक नेता का अंतर है। मोदी शाह 4 जून के बाद ये भूल गए कि बंगाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो अपना आगे नए स्टेट पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने जितवा दिया बंगाल, अब आगे देखो। ये अभी भी उसी पे अटकी हैं। एसआईआर मशीन खराब है, एसआईआर मशीन खराब है, मैं जीत रही थी हार गई। तुम जब तक ये मुद्दा छोड़ के नया मुद्दा नहीं पकड़ोगे तब तक जनता तुम्हारे साथ दोबारा क्यों जुड़ेगी। तुम्हारे भतीजे को जनता ने पीट दिया और बाद में पता चला वो खुद टीएमसी का वर्कर था जिसने पीटा था, मतलब उनमें से कई थे तो एक जो मेजर था वही था। जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि तुम्हारे वर्कर तुम्हारे साथ नहीं है, सोचो 1 महीना इनके वर्कर, इनकी पार्टी के लोग इनके साथ नहीं रहे, कितने ज़्यादा कुकर्म इन्होंने किए होंगे। तो 1 महीना तुम्हारे साथ कोई रहने को तैयार नहीं है, तुम्हारे कुकर्म इतने हैं तुम्हारी पार्टी के कि कोई नहीं बचेगा जेल जाने से, है ना। तुम्हारे पार्टी के हारने के बाद हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन बांग्लादेश में भी पड़ रहा है, वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि शेख हसीना को वापस लेकर के आओ। इतना ज़्यादा नेटवर्क पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समय के साथ पता चलेगा वो तो, लेकिन इतना खोखला और इतना कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारा नेटवर्क है, फिर भी तुम्हें ये होश नहीं आ रहा कि हमें अब नए मुद्दे देखने चाहिए, जनता को नए सिरे से टारगेट करना चाहिए, अगर गलती की है तो माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जनता माफ़ करने का भी दम रखती है, लेकिन आपके अंदर वो शर्म तो हो उतनी, तो वो नहीं है आपके अंदर। ये अंतर होता है एक सत्ताधारी पार्टी में और एक विपक्षी दल में जो लगातार हार रहा है। इनमें से एक है अरविंद केजरीवाल, वो नई शरारत सूझ रही है, वो यूएस वाला जिसने पार्टी बनाई है, 6 जून को आ रहा है। केजरीवाल ने कल शाम को एक वीडियो पोस्ट किया कि हमें एक पढ़े लिखे पीएम की ज़रूरत है। वो अपनी धुन में चल रहा है, यहाँ जेंजी प्रोटेस्ट हो जाए कैसे भी। बांग्लादेश में हुआ तो था, अब वही जेंजी दोबारा प्रोटेस्ट करने के मूड में है, कह रही है कि शेख हसीना को वापस लाओ। नेपाल में हुआ तो था, अब वही वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बालेन शाह के खिलाफ कि भाई ये आदमी क्या है, नेपाल को डुबाने में लगा हुआ है। और बालेन शाह का जो राइट हैंड है वो आज भारत में है और नितिन नबीन जी से मुलाकात कर रहा है जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या मुलाकात हो रही है, जब हो जाएगी तब बताएंगे अपडेट जो आएगी। तो ये बताओ, इन 2 जगह जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था, बाद में जो नतीजा निकला, फिर जेंजी को खुद रियलाइज़ हुआ कि हम गलती कर गए, तो तुम ये क्यों कराना चाह रहे हो। वैसे भी यहाँ की जेंजी समझदार है, छोटे छोटे देशों की तरह नहीं है, लेकिन इन आदतों को छोड़ के जनता के मुद्दे उठाओ, जनता को विश्वास में लो, जनता के लिए काम करो, तो जनता तुम्हें जिता भी देगी, माफ़ भी कर देगी। बाकी साथियों, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। और हाँ, इंटरनेशनल अफेयर्स की किताब चाहिए और आप अब मंगवाना चाहते हैं तो ऑर्डर कर दीजिए, मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन किया है, हमने खुद तैयार करी है मैंने पर्सनली, तो अगर आप चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं। नमस्कार।